हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट। पाकिस्तान का एक तरह से कहा जाए कि लोकल सीज़न अपनी टीम्स का पाकिस्तान का PSL के हवाले से, वेस्ट इंडीज़ टूर के हवाले से कंप्लीट हो चुका है। अब पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस बात पर हैं कि पाकिस्तान का नेक्स्ट इम्तिहान क्या होना है। नेक्स्ट सीज़न जो है पाकिस्तान का, वो इंग्लैंड में पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, आइलैंड से 1 टेस्ट मैच खेलना है। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द बिगर फॉर्मेट और उसके लिए ऑब्वियसली PCB ने हमने देखा कि फिटनेस पे एक फिटनेस कैंप लगने वाला है और कैसे तैयारियां होने वाली है इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ की। बिकॉज मिसबाह उल हक की कप्तानी में नंबर 1 पोजीशन के बाद हम दोबारा टेस्ट मैचेस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं देख सकते हैं। सो वील सी कि क्या तैयारियां होनी है और उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे शो पे हैं पाकिस्तान के साबिक और पाकिस्तान के वेरी गुड बिग विकेट कीपर बैट्समैन मोइन खान साहब। मोइन भाई, बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। मोइन भाई, क्या प्रोग्रेस चल रही है इन टर्म्स ऑफ कैसे हमें तैयारी करनी है, उसके बाद बातें करते हैं। फिटनेस एंड प्रिपरेशन फॉर इंग्लैंड टूर हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। हम देख रहे हैं कि अप्रैल का पूरा महीना तकरीबन टीम तैयारी कर रही होगी इंग्लैंड के टूर के लिए। कैसे देखते हैं मिसबाह उल हक की और यूनुस खान की गैर मौजूदगी में हमारी टीम के कितने चांसेस हैं वहाँ पर? आई थिंक ये पहला इम्पॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए भी और आयरलैंड के लिए भी, क्योंकि वो अपना पहला टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। पाकिस्तान की प्रिपरेशन के हवाले से टाइम तो अच्छा खासा मिल गया लड़कों को, क्योंकि आप पिछले अगर पास में थोड़ा सा जाएं तो ज़्यादातर T20 क्रिकेट खेली अभी हमने और वनडे क्रिकेट खेली। बिल्कुल। और टेस्ट काफ़ी अरसे से हमारा गैप आया हुआ, तो इन टर्म्स ऑफ दैट हमें प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड जाने से पहले भी जब वनडे सीरीज़ थी हमारी, हम 5-0 हार के आए थे। प्रिपरेशन कोई नहीं हुई थी, कैंप नहीं लगा था। हमारे कोच भी जो वो मुल्क में मौजूद नहीं थे, डायरेक्टली टीम को ज्वाइन किया था न्यूजीलैंड में। तो आई थिंक इस वक्त बड़ा अच्छा टाइम है और पाकिस्तान जैसे कि T20 फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 टीम है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होगा ये, 1 टेस्ट मैच आइलैंड से और 2। आई थिंक एक अच्छा चांस है, एक प्रिपरेशन का टाइम मिल रहा है। इस सिचुएशन में इनको चाहिए कि थोड़ी सी यहाँ पे ग्रास को छोड़ें थोड़ा सा पिच के ऊपर, ताकि बैट्समैनों को मौका मिले बारी लेने का, ना कि वो अपनी फ्लैट पिचेस के ऊपर खुले शॉट खेलें और फिर आपको प्रॉब्लम हो जब आप टेस्ट मैचेस के अंदर जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये महीना पाकिस्तान टीम के लिए और जाहिर सी बात है टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच में आपको बिल्कुल फ्रेम मुक्त है, स्पेशली बैट्समैन का, जबकि आपके पास इस वक्त मिसबाह मौजूद नहीं है, आपके पास यूनुस मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी निभानी होगी असद शफीक को। अगर फवाद आलम टीम में आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इंडक्शन होगा पाकिस्तान टीम के अंदर। फवाद को, जो कि इनफॉर्म है, प्रीवियसली बड़ा स्कोर किया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, एंड देन हम सुन रहे हैं कि 7 चल रही है जिन्होंने पिछले सीजन में 1000 रन किए थे। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। इससे भी आपको मिडिल ऑर्डर में फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। आई थिंक सिलेक्टर्स को देखना होगा कि क्या कॉम्पोजिशन सेट करते हैं, बट इन एब्सेंस ऑफ मिसबाह एंड यूनुस आपको अप्लाई करना होगा अपने सीनियर बैट्समैन पे, रादर देन कि आप 11 के अंदर यंगस्टर्स को खिलाएं। आई थिंक इट्स गुड टू हैव अ सीनियर प्लेयर इन दोज कंडीशंस, बिकॉज के फर्स्ट फेज ऑफ दी समर होगा, ठंडक होगी, चाहे वो आयरलैंड हो चाहे इंग्लैंड हो, तो गेंद मूव करेगा वहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्पेशली हमारे बैट्समैन को बारी लेने के लिए, और इसी तरह अगर बॉलिंग को हम देखते हैं तो बॉलिंग हमारे कदरे बेहतर है अगर हम कंपेयर करें अपनी बैटिंग से। तो बैटिंग में थोड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और हम अगर बड़ा स्कोर करने में कामयाब होंगे तभी हमारे लिए जीत आसान हो सकती है और हम अपनी बॉलिंग को एक स्पेस देंगे ताकि वो अपना फुल अटैक के साथ बॉलिंग करें। स्पिनर्स हमारी टीम में कोई ऐसा बहुत सॉलिड है नहीं, एक ही स्पिनर है यासिर शाह, और उन पे जिम्मेदारी बहुत होगी यकीन। तो मेरा ख्याल है आयरलैंड के खिलाफ वही कैन बी, आप कहना चाहिए कि एक ट्रम्प कार्ड होंगे पाकिस्तान का, जो कि देखा है कि उनकी परफॉर्मेंस इंग्लैंड में बहुत अच्छी रही थी। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि आयरलैंड के खिलाफ भी वो एक ट्रम्प कार्ड होंगे पाकिस्तान के, क्योंकि इतने दुनिया में बड़े लेग स्पिनर इस वक्त मौजूद नहीं है और आयरलैंड चूँकि पहला टेस्ट मैच खेल रही होगी तो यकीनन बहुत प्रॉब्लम फेस, अटैकिंग फील्ड होती है उस वक्त बैट्समैन के जो कहना चाहिए हिसाब को चेक किया जा सकता है। आई थिंक पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में बहुत अरसे से खेल रही है। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम में मौजूद है, उनको तजुर्बा भी है। ठीक है, बट थोड़ा सा कंडीशंस को यूटिलाइज करेंगे, प्रिपरेशन थोड़ी सी सॉलिड हार्ड करनी पड़ेगी। मैं एक कॉल बात करें, क्या सवाल है?
वालेकुम अस्सलाम। जी भैया क्या सवाल है? जी मैं जी जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा आज तक होने की आपको अपने टेलीविजन की वॉल्यूम थोड़ी स्लो कर दें या बंद कर दें ताकि आप सवाल पूछ सकें। मैं ये कह रहा हूँ कि मिसबाह हक ने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ली? अच्छा, इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले ली? मिसबाह की जवाब दें इसका। ये तो मिसबाह जानते हैं। बहुत जल्दी 18 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली उन्होंने। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वापस आ जाए। आई थिंक कि उनका बनता था, ड्यू था, और उन्होंने अच्छे अपने पीक फॉर्म ही थे अभी तक, और उन्होंने रिटायरमेंट लिए, विच इज़ अ गुड साइन नेचुरली, एंड सेइंग एट द सेम टाइम गिविंग चांस टू अ यंगस्टर। आई थिंक एक अच्छी इंडक्शन होगी यंगस्टर की जो आगे पाकिस्तान को लंबा सर्व करे। यही वजूहत थी जिसकी वजह से मिसबाह ने रिटायरमेंट, I mean, lived his life in cricket. जितनी उम्र थी बिल्कुल, अभी भी इनफैक्ट पूरा कर चुके वो। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी काम कर रहे हैं, और सुनने में यही आ रहा है कि अगले साल शायद एज अ मेंटोर भी वो इस्लामाबाद में काम करेंगे। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि मिसबाह टीम से तो चले गए, बट वो अभी तक डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, विच इज़ अ गुड साइन कि एक इतना सीनियर क्रिकेटर, इतना सीजन क्रिकेटर मौजूद है और सेंसिबल, जो कि गाइड कर सकता है हमारे यंगस्टर्स को। ठीक है मोइन भाई, हम क्या आपको लगता है, जैसे हमने देखा था इंग्लैंड में जब हमारे 4 टेस्ट मैचेस थे तो हमने प्रॉपर बूट कैंप लगाया, हमने तैयारी की। आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा जो आइटिनरी है उसमें अनफॉर्चुनेट है कि 2 टेस्ट मैचेस हैं? जब टेस्ट मैचेस कम होते हैं तो तैयारी शायद आप उस करते, कंसिडरिंग के सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हैं। हमने श्रीलंका के अगेंस्ट जो 2 मैचेस हारे उसके लिए भी हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी और वहाँ हम ओवर कॉन्फिडेंट थे। यहाँ भी हमारे 2 टेस्ट मैचेस हैं, 1 टेस्ट मैच है आइलैंड से। सो छोटी सीरीज मिलना थोड़ा सा प्लेयर्स के लिए वो होता है कि तैयारी उतनी ज़्यादा नहीं कर पाते वो। देखिए, जो अच्छी चीज़ है ना इस टूर की, अगर आप देखें तो पाकिस्तान 20-25 दिन पहले इंग्लैंड जा रही है। कैंट में कैंटरबरी के खिलाफ मैचेस खेलेगी, उनको प्रैक्टिस मैचेस खेलने का मौका मिल जाएगा, एक्लेमेटाइज हो जाएंगे प्लेयर्स। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट उन कंडीशंस में भी आपको प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है। आई थिंक इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और सरफराज से भी मेरी कल बात, इज़ वेरी कीन, तो उम्मीद करता हूँ कि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान सक्सेसफुल रहेगा, और अगर प्रिपरेशन वाकई अच्छी हुई और मेहनत सिंसेरिटी के साथ की तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम को कोई ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है। एंड यू राइट, द ओनली थिंग दैट ही हैज़ टू प्रूव कि बड़े फॉर्मेट में वो जिता सकते हैं पाकिस्तान को। उन्होंने T20 में दिखा दिया है, ही इज़ वेरी अडैप्टिव, और हमने ट्रॉफी जीती है, लेकिन हम जहाँ लॉन्गर, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस अभी कप्तानी की है। इनफैक्ट अगर वो 2 टेस्ट मैचेस भी आप देखें तो पाकिस्तान अपनी गलती से हारा। लाइक वो दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के जीते हुए थे, पाकिस्तान को 2-3 दफा मौका मिला था इन के लिए, लेकिन एट दी एंड हार गए। लेकिन अगर ओवरऑल देखिए कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी पाकिस्तान की, अच्छी एवरेज परफॉर्मेंस थी उन टेस्ट मैचेस में। चूंकि टाइम कम मिला है अभी, नेचुरली आपको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में अपना माइंड सेट करना, अपना बॉडी लैंग्वेज या अपनी बैटिंग का जो फोकस होता है उसको डिफरेंट स्टाइल से करना पड़ता है। तो उन कंडीशन में मेरा ख्याल है, चूँकि हम UAE में खेले थे श्रीलंका के खिलाफ, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़े से कंप्लेसेंट नजर आए थे मुझे, बट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही श्रीलंका ने आपको आउट क्लास कर दिया। ठीक है, एक कॉलर है फैसलाबाद से हमारे साथ। कौन सा बात करें, क्या सवाल है? अफसर बात कर रहे हैं। जी भाईजान क्या सवाल? जी मेरा मोइन भाई से सवाल है। जी अरशद, क्या हाल है? अच्छा सर, मैं सवाल ये है कि अगर मोहम्मद आमिर आ सकता है टीम में? जी जी, मोहम्मद आसिफ। आपका सवाल हम समझ गए, पूरा नहीं किया आपने, लेकिन हम समझ गए। मोइन भाई यही सवाल था कि अगर मोहम्मद आसिफ के लिए आते वो डोमेस्टिक में क्या कैसी परफॉर्मेंस उनकी, ये देखना पड़ेगा। क्या सेलेक्टर्स ने उनको क्लोजली वॉच किया है, नहीं किया, यू नो। बट आपके पास देखिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अगर आप गोइंग विद अ सीनियर प्लेयर लाइक आफ्टर सो मच गैप, बड़ा मुश्किल होगा किसी भी ऐसे सीनियर प्लेयर के लिए कम बैक करना और अपनी वर्थ को अगेन प्रूव करना। इट्स बेटर टू हैव अ यंगस्टर इन द साइड, रिसेंटली पास में आपके लिए खेलता हुआ आ रहे हैं, उनको चांस देना मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा, रादर देन कि आप फिर आसिफ को लेके आए और फिर एक कहना चाहिए कि रिवर्स गियर में अपना जो प्लानिंग का मोमेंटम है दोबारा रिवर्स में लेके जाए। व्हाट अबाउट सलमान बट? सलमान बट नो डाउट इज़ अ गुड क्रिकेटर, लाइक ही परफॉर्म वेल, उसने अपनी परफॉर्मेंस तो शो किया, लेकिन टेस्ट मैचेस में आप देख लें कि ऊपर के नंबरों में अजहर अली मौजूद है, हमारे पास शान मसूद मौजूद है, तो ये यंगस्टर्स हैं। सलमान नो डाउट अभी कोई उनकी ऐसी एज नहीं हुई, वो खेल ज़रूर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इस वक्त कंटेंशन के अंदर सेलेक्टर्स की मौजूद हैं वो,
और रिसेंटली कोई ऐसा बड़ा मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने स्कोर किया। अगर एक साल पहले पीछे चले जाए तो उन्होंने वाकई नो डाउट जो अपना कमबैक किया था डोमेस्टिक सीजन में, चाहे वो वनडे हो चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बहुत आउटस्टार परफॉर्म किया था। प्लेयर तो वो बहुत अच्छे जो भी उनके साथ लेकिन आपको ऐसे लगता है कि वो रियलाइज कर लिया कि नाउ ही इज नॉट गोइंग टू प्ले फॉर पाकिस्तान, शायद ऐसे लग रहा है। नॉट रियली, ही इज द वन हु ऑलवेज कम्पीट्स, आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग। तो ये अच्छी बात है और इन लोगों को कम्पीट करना चाहिए जरूर। कराची से हैं सरफराज साहब। जी सरफराज भाई, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी मोइन भाई से मेरा ये सवाल है कि आइलैंड के बीच के ऊपर बाबर आजम की स्मॉल टीम जा रही है, बाबर आजम इस पे परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं दिखा सकेंगे? यहाँ पे जब इंटरनेशनल कराची में मैच हुआ था दिखाई थी, पाकिस्तान में परफॉर्मेंस दिखाता है, बाहर की पिचों पे जाके हमारे बैट्समैन थोड़े से डल हो जाते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि मोहम्मद आसिफ और शब्बीर को हम लोग बॉलिंग में क्यों नहीं लेते? शब्बीर को? अच्छा ठीक है मोइन भाई, दोनों सवालों के जवाब। शब्बीर तो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, मेरा ख्याल है इज नॉट प्लेइंग एनी मोर डोमेस्टिक क्रिकेट। आसिफ की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। बैट्समैनों की बात जरूर कर लेते हैं। बैट्समैनों के साथ ये रहा है कि हम बाहर की पिचेस के ऊपर जाके हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि प्रिपरेशन टाइम आपको 20 दिन यहाँ तकरीबन मिल रहे हैं, 20-22 दिन आपको आगे मिल रहे हैं, तो आप प्रिपेयर हो सकते हैं, अपने आप को कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं उन कंडीशन के अंदर। और जो 2 प्रैक्टिस मैचेस मिल रहे हैं पाकिस्तान को, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आई थिंक बाबर जिस नेचर के प्लेयर है, मेरा ख्याल है आइडियल प्लेयर है, क्योंकि बड़े कूल काम कंपोज है, अननेसेसरी हिट्स नहीं मारते, बड़े शॉट्स खेलते हैं, तो ऐसे बैट्समैन सक्सेसफुल हो सकते हैं। इंग्लैंड की कंडीशन में मैं समझता हूँ कि अगर वो स्विंग को अडॉप्ट कर गए जल्दी, स्विंग और सीम को अगर वो कामयाब हो जाते हैं टैकल करने में, तो आई थिंक ही इज़ द आइडियल बैट्समैन। लाइक प्रीवियसली अगर आप देखें तो इस रीजन के अंदर हमारे अजहर अली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली है पाकिस्तान के लिए। इवन ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने, जहाँ पे तमाम पाकिस्तान के बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। तो आई थिंक ये जो सीनियर प्लेयर हैं 2-4 असद शफीक हो गए, इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, यू नो। ऑल्दो के थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर आएंगी ओपनिंग में। अगर ओपनिंग में हम शान को अगर हम देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शान में भी वो कैपेबिलिटी है जो ठहर के खेलता है एट टाइम। अब नेचर ऑफ प्ले उसका काफ़ी चेंज हो गया। अगर रिसेंट डोमेस्टिक सीजन में हम देखते हैं, बहुत अच्छा है उन्होंने स्कोर किया, टर्निंग आउट टू बी अ गुड प्रोफेशनल, लाइक नॉट ओनली फॉर टेस्ट क्रिकेट, वनडे में भी और T20 के अंदर भी उन्होंने सेंचुरी बनाई, यू नो। सो आई थिंक हमारे पास यंगस्टर्स मौजूद हैं, इनको फोकस करना चाहिए। और हाउ दे टेक इट, दैट्स अप टू देम, यू नो। क्या उनका अप्रोच है, क्या गोल है, और मेंटल स्ट्रेंथ है इस टूर के बारे में। प्रेशर होता है तो देखने में लगता है आसान है, लेकिन प्ले टाइम लेता है, यू नो। तो ऐसा नहीं होता कि आप निकल के मार दें या ऐसे रैश शॉट खेल दें, कोई अपनी विकेट गंवा दें और आप सेट खेल रहे होते हैं, तो 1 रन की बात होती है, तो उसमें रन आराम से ले लेना। और जहाँ तक दोनों के बारे में बात की, आई थिंक कंसर्न है, लोग उनको प्यार करते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं क्रिकेट टीम में, और जितना उनके अंदर टैलेंट है, आई थिंक वो उसको कहना चाहिए कि निखार नहीं रहे उस टैलेंट को अपनी मेहनत से। आई थिंक फोकस करना चाहिए दोनों को पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, ताकि वो दोबारा कमबैक कर सकें और मुल्क को सर्व कर सकें। और जब तक ये इंटेंशन नहीं होगी, माइंड क्लियर नहीं होगा, कमबैक करना दोनों के लिए मुश्किल है। अहमद चूँकि अभी टीम में है मौजूद, उनको चांस नेक्स्टली मिलेगा जब भी उनकी बारी आएगी। हैज़ टू बी वेरी वेरी फोकस, लाइक बिल्कुल कंपोजर है कि क्रिकेट मेरे लिए जरूरी हो गया, क्रिकेट ही है इनके लिए, यू नो। अब सीनियर हो गए, इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब ये इसमें मैच्योरिटी आनी चाहिए। तो मैच्योरिटी आपके गेम से आएगी, आपके एटीट्यूड से आएगी। जब आपका गेम पे ध्यान होगा तो ऑटोमेटिकली लोग आपको फिर दोबारा ऐसे ही चाहना शुरू करेंगे, आपको प्रेस करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे। ठीक है, एक कॉलर है मुल्तान से हमारे साथ। कौन साहब हैं, क्या सवाल है? बात कर रहा हूँ मुल्तान से, मुंबई से बात करेंगे। जी जी श्योर, सवाल पूछें। जी बोलिए, क्या सवाल है? सवाल अहमद सिराज के बारे में पूछना है कि आईपीएल ओडीआई में 39 नंबर पे और T20 में 89 नंबर पे इनकी रैंकिंग है। फिर भी क्या वजह है कि हर ओडीआई सीरीज और T20 सीरीज में अहमद सिराज को सिलेक्ट कर रहा है? गुड क्वेश्चन, सवाल मुझे भी पूछना चाहिए था, लेकिन आई थिंक सिलेक्ट जरूर किया देखें आप, लेकिन वो खेल नहीं रहे थे, अभी उनको मौका नहीं दिया। आई थिंक ये वो मैसेज होता है जो सिलेक्टर्स की तरफ से एक प्लेयर को कन्वे करने का तरीकाकार है, यू नो। आप ऐसे नहीं उसको बोल देते कि हम आपको नहीं बिठा रहे, आप अच्छे हो गए। जब सामने कॉम्पिटिटर मौजूद होता है और वो परफॉर्म कर रहा होता है, तो एक मैसेज होता है, यू नो। और उस मैसेज को पॉजिटिव लेके सीखना चाहिए जो बाहर बैठे हुए लड़के, चाहे वो अहमद हो, चाहे उमर अकमल हो, या कोई भी बाहर बैठा हो, यू नो। तो आप जब तक सीखेंगे नहीं, आप कम्पीट हेल्दी
इन्वायरमेंट के अंदर हेल्दी कहना चाहिए कि कंपटीशन नहीं रखेंगे तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। इम्प्रूव नहीं करेंगे तो परफॉर्म कैसे करेंगे? मुझे में लोगों का सवाल ये भी होता है कि कुछ प्लेयर्स जो है वो पीसीबी के लाडले होते हैं। जैसे हमने देखा है हफीज़ को, आप देखें बहुत ज़्यादा लॉन्गर रन दिया गया उनको खेलने के लिए, हमेशा ही इज़ पार्ट ऑफ द लॉन्ग सीरीज़। अहमद शहजाद के साथ भी ये है कि वो हमेशा टीम का हिस्सा रहते हैं। सो उसकी वजह से वो शायद कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि यार कुछ भी हो जाए हम 150 कर देंगे, हम 100 कर देंगे। एक हद तक हो सकता है, अगर मैं सिलेक्टर हूँ एक हद तक मैं खिलाऊंगा ना, अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो जब बात इज्जत पे आ जाएगी कि यार एक नहीं कर रहा, आप उसको अननेसेसरी चांस दिए जा रहे हैं, तो फिर गलत होता है। फिर उसके साथ आपको एक कॉम्पिटिटर लाना पड़ता है ताकि वो उससे सीखे। जब आप किसी को इतना चांस दे रहे हैं तो उसको समझना चाहिए कि हर एक की मैंने रिस्पेक्ट रखनी है, और रिस्पेक्ट किस चीज़ से रखनी है? अपने गेम से, अपनी परफॉर्मेंस से रखनी है, बिल्कुल सही। तो आई थिंक ये चीज़ सीखने वाली बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तमाम यंगस्टर्स के लिए जो सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे कभी ये प्रोग्राम, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है, आप क्रिकेट पे फोकस करें, परफॉर्म करें, कम्पीट करें, कंपटीशन करें। आई थिंक किसी से मेरा मतलब है कि अपनी पीआर बढ़ाने से आप कभी भी कहना चाहिए कि वो क्रिकेट नहीं जिंदगी भर नहीं खेल सकते, लेकिन चांस जरूर आपको मिल सकता है। चांस मिलने का परफॉर्म तो आपने खुद करना है ना। सही बात। वो जगह आपके अंदर जज्बा नहीं होगा परफॉर्मेंस करने का, या आप किसी क्रिकेटर से जो जिसके अपने स्टैंडर्ड्स, जिसके नाम लिया जाता होगा दुनिया में, उसको कम्पीट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे? तो इसीलिए मैं अभी भी यही कह रहा था कि इंग्लैंड भी जा रहे हैं तो लड़कों के अपने पर्सनल गोल्स होने चाहिए कि इस सीरीज में मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ। तो जब वो अपने आप को विजुलाइज करेगा तो नेचुरली उसके माइंड में आएगी बात, तो बॉडी में ट्रांसफर होगी, बिल्कुल, एंड देन वो उस तरह फिर एक्ट करेगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक ब्रेक पे जाने मुंबई वापस आते हैं, यही चीज़ों पे बात करेंगे क्योंकि बड़ा ज़रूरी है हमें समझना कि कौन से प्लेयर्स हैं जो टीम का हिस्सा होंगे, कौन से प्लेयर्स हैं उनको वर्कआउट करने की ज़रूरत है डोमेस्टिक क्रिकेट में और मजीद फॉर्मेट्स में काम करने की ज़रूरत है। सो विल बी गोइंग ऑन अ ब्रेक, वापस आते हैं, बात को कंटिन्यू। अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि फवाद आलम आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड गुड परफॉर्मेंसेज ही इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द फिटनेस कैंप। कितना अच्छा होगा एक प्लेयर के लिए परफॉर्मेंस के बाद स्पॉट मिलना उनको। अभी टीम का तो हिस्सा नहीं है सिर्फ। अभी तो कैंप का हिस्सा। मेरा ख्याल है कि उनको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि उन्होंने जो हार्ड वर्क किया, जिस दिन के लिए कर रहे थे वो दिन उनके लिए अभी कैंप है, कैंप में फिटनेस फिट वो है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मैंने देखा हमेशा नजर आए आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करते हुए, फिटनेस लेवल भी उनके प्रीवियसली भी रिकॉर्ड्स अच्छे रहे, कभी ऐसा नहीं सुना कि फिटनेस की कोई प्रॉब्लम आई हो। तो आई थिंक कि उनके लिए एक अच्छा मौका है, जितनी प्रीवियसली ईयर्स में उन्होंने मेहनत की थी इस जगह को हासिल करने के लिए एक दफ़ा दोबारा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें कामयाब होंगे और विश करता हूँ कि वो कामयाब हों और पाकिस्तान के लिए स्कोर करें और अपनी करें टीम के अंदर। और जहाँ तक बात है फिटनेस टेस्ट की, आई थिंक ये रूटीन मैटर है। हम बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं इसकी, और इसकी बेसिस के ऊपर हम सिलेक्शन और रिजेक्शन पे चले जाते हैं। आई थिंक कोई मैच फिट है अगर प्लेयर और वो आपको क्या दे रहा है तो उसका क्राइटेरिया उसी तरह तय करना चाहिए मैनेजमेंट को। और ये एक रूटीन मैटर है कि जो कि मैं खुद भी जिस वक्त बोर्ड में था तो हमने यही कोशिश की थी कि साल में कम से कम 3 दफ़ा फिटनेस टेस्ट होने चाहिए, ताकि आप रूटीन में अपने नॉर्मल रूटीन में अपनी एक्सरसाइजेज जो आपको दी जाती हैं एज अ होमवर्क, जो भी ड्रिल्स आपको दी हुई होती हैं, जो एक्सरसाइजेज जिम की होती हैं, आउटडोर की होती हैं, वो करते रहें। और 4 महीने के बाद उसका एक टेस्ट रखा गया था पहले भी कि 4 महीने के बाद वो टेस्ट हुआ करेगा कि कौन गेन कर रहा है और कौन लूज कर रहा है चीज़ें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। आई थिंक सेटिंग अप क्राइटेरिया एंड SOP फॉर द सिलेक्शन, इट्स वेरी गुड। सही है। तो टोटल बेस बनाना मुझे समझ से थोड़ा सा वो लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा, और हमने कहें कि कप्तान और कोच को कहते हुए सुना है कि फिटनेस पे सिलेक्शन होगी। ये अच्छी बात है, देखिए अच्छी बात है, बच्चों को पता चलना चाहिए। हम इस लेवल पे अगर मेंटेन नहीं कर सकते टियर के ऊपर ये चीज मेंटेन कर सकते हैं और कंपटीशन लेवल इस चीज में फिटनेस में भी बढ़ा सकते हैं आप। अल्टीमेटली उसका फायदा तो होता है आपकी, अगर आप अलाउ करें परफॉर्मेंस भी होती है। अगर आप अलाउ करें कॉलर ले लें। बलूचिस्तान से हमारे साथ एक कॉलर है, कौन सा बात करें, क्या सवाल है? जी मैं मंसूर बलोच मुश्किल से बात कर रहा हूँ और मेरा सवाल मेरा सवाल ये है कि मैं पाकिस्तान की टीम के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बलोचिस्तान के प्लेयरों की, जहाँ पे बिल्कुल उनको पहले दी जा रही। अगर हम बात करें PSL की तो एक टीम थी जिसके मेरे ख्याल में भाई उसके पास थे, उसने बलोचिस्तान के खुद तो हो। अगर हम बड़े प्लेयरों को तरजीह नहीं दे रहे तो मेरे ख्याल में हमारे साथ बलोचिस्तान के हर प्लेयर के साथ नाइंसाफी होती है।
मोइन भाई हमें ऐसा प्रोसीजर बताए ताकि जो हमारे नौजवान प्लेयर जो टैलेंट पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाए और कुछ नया लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं। शायद ऐसा प्रोसीजर हो जिसका इन भाई को मेरे ख्याल में मालूम हो, क्योंकि उसकी तजुर्बा है, प्लेयर भी गुजरे हैं। ठीक है मसूद भाई, हम आपका सवाल समझ गए। मोइन खान तरफ से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं आपके सवाल पे। देखिए डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा रग्बी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है और इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, टैलेंट मौजूद है जिसको निखारा जा सकता है। अभी उस लेवल पे कम्पीट नहीं कर रहे प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, बट टैलेंट मौजूद है। क्वेटा ग्लैडिएटर में भी हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर जुनैद को लिया था और बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जब ये ड्राफ्ट हुआ था तो बहुत ज़्यादा सवालात हुए थे। आई थिंक जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है इस वक्त बलूचिस्तान की, उसको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए स्पोर्ट्स के ऊपर एंड उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए विद द गवर्नमेंट एट द पीसीबी लेवल के। पीसीबी को अप्रोच करें और पीसीबी से डेवलपमेंट प्लान बनवाएं, उनको हेल्प आउट करें। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को भी कुछ फंड्स अपने देने चाहिए। इनफैक्ट हमने भी एज ए क्वेटा ग्लैडिएटर अपना डेवलपमेंट प्लान बनाया था, पिछले 2 साल से हमने किया, थोड़ा बहुत ज़रूर किया, लेकिन फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होने से बड़ी हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें पैसे से चलती हैं, यू नो। तो ब्रांड एसोसिएशन अगर कोई इस दफ़ा इंशाल्लाह हो जाती है, लाइक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ, पीसीबी के साथ, जैसे हमने अब हमारे साथ एक बहुत बड़ा ब्रांड एंग्रो आ गया क्वेटा ग्लैडिएटर, तो वी हैव अ डेवलपमेंट प्लान। बट एक सर्टेन लेवल तक आप कर सकते हैं, चंद क्रिकेटर्स के लिए कर सकते, हज़ारों लाखों लोगों के लिए नहीं कर सकते। वो एक कहना चाहिए कि एक आपकी फेस सेविंग हो जाती है यार, आपने 2 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे, 10,000 बच्चे, 20,000 बच्चे बुला लिए ट्रायल के ऊपर और एट दी एंड आपको मिल उसमें से 10 रहे, तो आई थिंक बड़ी दिल आज़ारी होती है बच्चों की, यू नो, कि हम गए थे। हर प्लेयर ये समझता है, हर माँ बाप ये समझते हैं कि उनका बच्चा अच्छा है। नो डाउट अच्छे बच्चे भी होते हैं बीच में, लेकिन उनको निखारा जाता है। लेकिन कोई ऐसा टैलेंट या फिर डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट की सतह पे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को करना चाहिए पीसीबी से बात, आई थिंक। और नजम साहब जिस तरह के विजनरी आदमी है, यकीनन उनके भी जहन में होगा और वो कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे सूबा, और उनके बड़े पुराने ताल्लुकात भी रहे बलूचिस्तान के सूबे से, तो आई थिंक कि उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होगा इस प्रोविंस के लिए। तो यहाँ पे जो लोगों की मैं देखता हूँ हमेशा, जो भी आके टीवी पे क्वेश्चन करते हैं, दे आर कंसर्न अबाउट देयर किड्स, यंगर जनरेशन टू कम इनटू क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, और एक बड़ी कहना चाहिए कि लाइमलाइट के अंदर आए, ताकि एक रिप्रेजेंटेशन हो मुल्क की और पता लगे कि पाकिस्तान की टीम में या किसमें इनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद होनी चाहिए। और मोइन भाई, हमने देखा है कि पीएसएल की, क्योंकि उन्होंने पीएसएल के स्पेसिफिकली सवाल किया, तो हम दोबारा उस पर बात कर रहे हैं कि फ्रेंचाइज का कमर्शियल एस्पेक्ट, उसका पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करना और उस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, इसमें बड़ी डाइकोटमी है एक तरह से। एक तरफ अगर लाहौर कलंदर ने बहुत सारे काम किए लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं हुई, तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि इसमें बहुत सारी चीज़, आप एक्चुअली जो टैलेंट हंट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपका डेवलपमेंट प्लान क्या है? आपका सिर्फ डेवलपमेंट प्लान ये है कि आप मीडिया में आके उसको बहुत ज़्यादा फोकस करें और अपने माइलेज लें, तो मेरा ख्याल है कि वो सिंसेरिटी नहीं होती बेसिकली। अगर वो काम भी नहीं करता, आपने काम करना है तो आपको जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बच्चों के साथ कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, यू नो। और फिर इवेंचुअली आप देखें, जब आप करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो ऑटोमेटिक टैलेंट ऊपर आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इस पार्ट में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो पीसीबी ने ऐसा डेवलपमेंट प्लान बनाया। वो जिस तरह के कराची में एक बड़ी शहर है, एसोसिएशंस है, यहाँ पे क्लब्स हैं, यू नो, बहुत सारे भी हैं बलूचिस्तान में, लेकिन ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो कहना चाहिए कि रीजन को हेड कर रहे हैं या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। जैसे लोग आते हैं, बात कर रहे हैं, अपना कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं टीवी पे आके कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम अपने लेवल के ऊपर। बट जब तक एसोसिएशन, ब्रांड एसोसिएशन नहीं होगी, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, तब तक नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की लोकल सपोर्ट नहीं होगी, तो आप किस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल सही। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि उनको सक्सेस का यू नो हाइप तो है, लेकिन आई थिंक फ्रेंचाइज लेवल तक उसका बेनिफिट आना अभी बाकी है। बिल्कुल, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। एक फ्रेंचाइज को हम ये कर सकते हैं, इसके अंदर सजेशन है मेरा कि अंडर 19 एक मिनी लीग स्टार्ट की जाए, जो कि इन सूबों में हो कि आपने उस रीजन से, उस शहर से या उस सूबे से ही
प्लेयर लेने, तो इस तरह एक डेवलपमेंट प्लान बन सकता है। क्वालिफाइज होंगे तो आपको टैलेंट नजर तो आएगा ना कभी। अभी तो बलोचिस्तान हो गया या इंटीरियर सिंध हो गया, टैलेंट छुपा हुआ है, फाटा में छुपा हुआ है टैलेंट, खेलते हैं लड़के, है टैलेंट मौजूद, लेकिन क्योंकि उनका कोई एवेन्यू नहीं है, उनको कोई देख नहीं सकता, प्लेयर्स जाते नहीं है दूर, मुश्किल होती है इंटीरियर में जाना, फैसिलिटीज नहीं है आपको, यू नो, तो ये मुश्किलात होती हैं। तो अगर ऐसा प्लान हो, अगर क्रिकेट बोर्ड करे कि एक जूनियर लेवल का एक ऐसा और उसको अच्छी हाइप दी जाए, फिर टेलीवाइज किया जाए, तो आपके पास यंगस्टर सामने आ जाएंगे। नॉट ओनली कि आप सिर्फ बलोचिस्तान की, लेकिन आप दूसरे रीजन्स की भी टीम ले सकते हैं। हर रीजन से या प्रोविंस से आप 2-2 टीमें डाल दें, एटलीस्ट 25 बच्चे एक सूबे से आगे तो आएंगे, जूनियर लेवल शुरू होंगे। बिल्कुल सही बात है। एक और कॉलर है हमारे साथ रावलपिंडी से, कौन सा बात करें, क्या सवाल है? तौकीर बात कर रहा हूँ सर, रावलपिंडी से। जी तौकीर भाई, क्या पूछेंगे आप मोइन साहब से? सर मैं मोइन साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद हफीज हमारा बहुत अच्छा प्लेयर है, हम हमारे बहुत मैच जिताए हुए हैं, तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको मैच खिलाना चाहिए, टेस्ट का वो अच्छा प्लेयर है। हफीज साहब की बात हो रही है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कितना और चांस दें मोइन भाई से बताएं। आई थिंक हफीज नो डाउट अच्छे प्लेयर, देखें हफीज आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, प्रीवियसली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, जब से उनको बॉलिंग के खिलाफ जो बैन लगी है उनको रिव्यू में जा रहे हैं। तो नेचुरली हर टीम को अपनी कॉम्पोजिशन देखनी होती है, यू नो, चाहे वो नेशनल टीम हो, चाहे वो फ्रेंचाइज हो, चाहे आपकी डिपार्टमेंट की टीम हो। एट टाइम्स अभी न्यूजीलैंड में खेलते रहे, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है, मैं उनको कभी कभी कंपेयर करता हूँ इंटरनेशनल प्लेयर से, जैसे स्टीवन स्मिथ से अगर आपको, हफीज हमेशा हाफ बॉलर हाफ बैट्समैन रहे, अनफॉर्चुनेटली अफरीदी भी हमेशा हाफ बॉलर हाफ बैट्समैन रहे। स्टीव स्मिथ से, आई एम सॉरी टू कट यू, स्टीव स्मिथ से आप अगर कम्पीट करना है तो आप विराट कोहली को करें, आप एबी डिविलियर्स को करें, वो क्लास के प्लेयर आपके पास मौजूद नहीं है टीम के अंदर, यू नो, तो यू कांट कंपेयर। लेकिन मैं मोइन भाई ये कह रहा हूँ कि हमारे प्लेयर वहां तक इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो रेड रहे कि मैं बॉलर भी हूँ, मैं बैट्समैन भी हूँ। स्टीव स्मिथ को देखा, उन्होंने बॉलिंग कराना छोड़ दी। मैं हमेशा एक बात करता हूँ फैसल, देखें ये आपकी अपनी पर्सनल अप्रोच होती है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने स्टैंडर्ड छोड़ना चाहते हैं गेम में, आप छोड़ना चाहते हैं कि नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर पहचान छोड़नी है तो वो सिर्फ परफॉर्मेंस से छोड़ी जाती है, मैच जिता के छोड़ी जाती है, तब आपका ग्राफ बहुत ऊपर जाता है, यू नो। जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, इन लोगों ने बहुत मैचेस जिताए अपने मुल्क को, यू नो। हम अगर गिने अपने प्लेयर्स के मैचेस, नो डाउट यूनुस हो गए, मिसबा हो गए, इन लोगों ने, यूसुफ हो गए, इंजमाम हो गए, जावेद मियादाद हो गए, ज़हीर अब्बास साहब, ये इतने बड़े बड़े, सलीम मलिक साहब, इजाज़ अहमद, सब इनके पीछे इनकी परफॉर्मेंसेज हैं बहुत बड़ी बड़ी। अब एक्चुअली चूँकि क्रिकेट आप देखें कि बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब एक सीरीज़ के बाद दूसरी सीरीज़ खड़ी होती है, तो वो जो टाइम होता है एंजॉय करने का और वो जो स्टारडम का टाइम होता है, जैसे एक सीरीज़ हुई 3 महीने का गैप आ गया, अब 3 महीने उस सक्सेस को एंजॉय करते हैं अपने। बट आज क्या हो गया, आपने परफॉर्म किया, अगली सीरीज में आपने परफॉर्म नहीं किया, आपको पूरा लोगों ने इसकी फॉर्म खराब हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गया, यू नो। तो ये तमाम चीज़ें, बट करंट फॉर्मेट के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे, टेस्ट क्रिकेट में आपको ज़रूर बड़े प्लेयर नजर आएंगे, बट वनडे T20 मोर और लेस सेम प्लेयर नजर आएंगे जो छोटी छोटी इनिंग से अपनी टीमों को जिताते हैं। तो हफीज़ का अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग की वजह से थोड़ा सा ऐसा है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि उनको राइट ऑफ थोड़ा बहुत किया गया, बट उनकी जो रिसेंट फॉर्म थी वो इतनी बुरी नहीं थी न्यूजीलैंड में, जिस तरह वो ही वाज द परफॉर्म किया। लेकिन मोइन भाई हमने पूरे पीएसएल में देखा, वो पूरे पीएसएल में खुल के नहीं खेले, वो मतलब जहां भी उन्होंने कोशिश की, बैटिंग इज गोइंग थ्रू वेरी रफ टाइम। बॉलिंग एज फैक्टर भी होता है, कुछ रिफ्लेक्सेस आपके स्लो हो जाते हैं, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए मिसबा जैसी अप्रोच या यूनुस खान जैसी अप्रोच होनी चाहिए कि आप उतने कम्पीट करें, हार्ड वर्क करें, उतना ज़्यादा उतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस करें ताकि आप जायल रहें, आपको प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक कि वक्त के साथ छोड़ देंगे अपनी ट्रेनिंग करना, अपनी प्रैक्टिस करना, तो नेचुरली आप डिटेरियोरेट होते हैं, आपकी नजरें कमजोर हो जाती हैं, फिजिकली आप थोड़े से वीक हो जाते हैं, आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि टाइम आ गया है कि फॉर्मेट के प्लेयर्स को, क्योंकि आपने खुद कहा कि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि प्लेयर्स के पास भी टाइम नहीं है, एंड दे आर प्लेइंग द हाईएस्ट स्पोर्ट इन पाकिस्तान, तो उनको ज़ाहिर है आवाम देख भी उतना रही होती, क्रिटिसाइज भी कर रही होती, खुश भी हो रही होती। डू यू थिंक कि टाइम आ गया कि अब जो जिस फॉर्मेट का प्लेयर है उसको उसी पे स्टिक किया? देखिए ये तो गेज करना बहुत मुश्किल भी है, बहुत आसान भी आते हैं कि जो प्लेयर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, अडॉप्ट कर लेता है वनडे के हिसाब से या T20 के, तो इज जीनियस सिंपली आज के दौर में। इंटरनेशनल प्लेयर बिल्कुल, अगर कोई प्लेयर ऐसा है कि जो
माइंड सेट है उसका, वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है, तो उनको हम प्लेयर कर सकते हैं अलग अलग। वैसे हैं भी अगर देखा जाए तो आपकी टेस्ट की टीम या वनडे की टीम या T20 की एक ही टीम नहीं है, किसी हद तक अलग है, चेंजेस होती हैं। सही बात है, कुछ प्लेयर हैं जो कुछ प्लेयर्स होते हैं बट लेकिन अलग अलग